नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम हर रोज इसके बारे में बात करते हैं। हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम थोड़ा सा हमने चेंज किया, प्राइम विद ओपी सर। तो इस पे ये इस डिस्कशन को शुरू करने का हमारा जो पूरा उद्देश्य था वो ये था कि राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से न्यूज का कवरेज मिल जाए, जिससे कि उनकी तैयारी की जो राह है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, उनकी जो क्षमता है वो अच्छे से बन जाए। इसी इनिशिएटिव के परिप्रेक्ष्य में हम आज लेके आए हमारी 19 फरवरी की न्यूज डिस्कशन। ठीक है, चलिए। तो हमारी जो न्यूज है उसमें जो पहला सेक्शन है उसमें तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। वुशु, जो कि एक गेम है, जो कि एक अचीवमेंट है हमारे एक प्लेयर का, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है पेंशनर्स के बारे में, जिनकी पेंशन बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। और तीसरा है मुंबई में वाटरवेज इंटरनल एक वाटर मेट्रो जो चली है, उस पर किस तरह की बातें हैं। ये तीनों बातें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो वुशु को लेके। देखिए, एक आपका बॉक्सिंग जैसा गेम है वुशु। उसमें हमारे राजस्थान के धीरज भारवाल, जो कि केकड़ी अजमेर के रहने वाले हैं, इनका चयन नेशनल टीम में हुआ है, यानी भारतीय वुशु टीम में हुआ है, जो कि अप्रैल में खेलने जाएंगे। कहाँ पे? अपना मॉस्को यानी रूस में। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि कब होगा इवेंट, ये तो बात की बात है। आपको क्या रखना है? आपको याद रखनी है दो बातें। पहली चीज, वुशु में नाम क्या है? धीरज आपका भारवाल। और कहाँ के रहने वाले हैं? केकड़ी अजमेर, राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका चयन हुआ है भारतीय वुशु टीम में। ये राजस्थान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनका चयन हुआ है, इन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया है और ये भी ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अप्रैल में मॉस्को में होने वाली प्रतियोगिता में। ठीक है, अगली जो न्यूज है, आपको पता है सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारा जो समाजवाद एक परिप्रेक्ष्य हमारे संविधान में जोड़ा गया है, उसके लिए पेंशनर्स को पेंशन देती है। इस प्रकार राजस्थान में जो 91 लाख पेंशनर्स है उनकी पेंशन को बढ़ाया गया है। देखिए, जो पिछली सरकार थी, इन्होंने एक प्रावधान किया था कि हम जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देते हैं, जिस प्रकार महंगाई भत्ता जोड़ के उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है, जिस तरह से उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसी की तर्ज पे जो पेंशनर्स है उनकी सैलरी को भी हम हर एक समय काल में 10% तक बढ़ाएंगे। तो पहले 1250 रुपये जो पेंशन मिलती थी वृद्धों को, विधवा को, दिव्यांग को और छोटे किसानों को, तो इसको बढ़ा के अब 1300 रुपये कर दिया, यानी 50 रुपये इसमें बढ़ गए। याद रखेंगे, 1250 से कितने हो गए? 1300 रुपये। ठीक है, तो ये, और उनको प्रतिदिन 43.10 पैसे प्रतिदिन मिल रहे हैं, यानी 43 रुपये और 10 पैसे। पहले कितनी थी? 1250 थी, जिसको बढ़ा के 1300 रुपये कर दिया। फायदा किस किस को मिलेगा? जो वृद्धजन है हमारे उनको, विधवा, दिव्यांग और छोटे किसानों को। ठीक है, उसके बाद मुंबई में एक वाटर मेट्रो सेवा जो है शुरू हुई है। बैटरी से चालित जो फेरियां हैं वो नारीमन पॉइंट से वर्ली बांद्रा होते हुए चलेगी, यानी जल के अंदर ये वाटर के अंदर ये जो मेट्रो है ये फैसिलिटी चलेगी। आपको पता है मुंबई जैसी या दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में किस तरह जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, जो सड़कों पे जो भीड़ भाड़ है वो इतनी बड़ी समस्या है, उसके एक सॉल्यूशन के रूप में इन्होंने शुरू किया। और ये ऐसा नहीं है कि पहली है, इससे पहले कोचई में इस तरह की वाटर मेट्रो शुरू हो चुकी है। याद रखेंगे, मुंबई में हाल ही में शुरू हुई है, देश का दूसरा स्थान है। इससे पहले कोची में वाटर मेट्रो यानी पानी के अंदर मेट्रो की जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। ये तीन बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे। आगे कुछ बातें हैं जो बी कॉरिडोर के बारे में, रणजी ट्रॉफी के बारे में, और तीसरी जो है बांग्लादेश के जो भी हाल ही में जो पीएम इलेक्ट हुए हैं उनको लेके, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम्स में। तो पहला यहीं से ले लेते हैं। तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के पीएम नियुक्त हुए हैं। ये 13वां संसदीय चुनाव था बांग्लादेश का। आपको पता है 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का जन्म होता है, यानी बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है। तो यहाँ एक पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। इसने 297 में से 209 सीटें जीती है। और इनके पूर्व पीएम थी खालिदा जिया, इनके पुत्र है तारिक रहमान, जो बांग्लादेश के पीएम चुने गए। सीट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पार्टी वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नाम है जो आपको पता होना चाहिए कि तारिक रहमान जो है वो अब बांग्लादेश के पीएम होंगे। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। अगला ये है कि आपको पता है जिस तरह नेशनल क्रिकेट होता है, इंटरनेशनल होता है, उसी तरह नेशनल क्रिकेट का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो रणजी होता है।
और रणजी में एक बड़ा अचीवमेंट जम्मू कश्मीर की टीम ने हासिल किया है, वो ये कि पहली बार उन्होंने बंगाल को हरा के और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। देखिए, जम्मू का फाइनल में प्रवेश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और अगर ये जब टूर्नामेंट होगा आगे 2 दिन 4 दिन बाद में, और अगर ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। एग्जाम के परिदृश्य से इंपॉर्टेंट है। आप याद क्या रखेंगे, याद किए रखेंगे अभी तक कि जम्मू की जो टीम है वो रणजी के फाइनल में चली गई है। अब ये जीतती है या सेकंड आती है, दोनों ही केस में ये न्यूज बनेगी, अपन इस पर ध्यान रखेंगे और उस टाइम जब आएगी तब अपन पढ़ लेंगे, राइट। उसके बाद आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे जितने भी जो नेशनल हाईवेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देके बनवाती है। तो इन्होंने क्या एक अथॉरिटी बना रखी है जो एम्पावर करती है केंद्र सरकार के द्वारा कि आप जो है हाईवेज को बनाइए, उनका रखरखाव कीजिए और उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी एड्रेस कीजिए। तो एक बी कॉरिडोर बनाया, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। तो इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, राइट। और उनमें अगले साल तक 40 लाख जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे जो कि मधुमक्खियों के अनुकूल होंगे। यानी आपसे सीधा ये पूछा जाता है बी कॉरिडोर क्या है, यानी एक मधुमक्खी कॉरिडोर है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाने जा रही है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दो न्यूज है यहाँ पे, एक तो मिलान विलेज को लेके है, एक परमाणु शक्ति को लेके है। ये दोनों न्यूज में था तो हमने इनको इंक्लूड कर दिया। मिलान विलेज जो है वो विशाखापट्टनम में एक सांस्कृतिक, देखो होता क्या है, हमारे यहाँ विशाखापट्टनम जो है एक नेवल बेस है भारतीय नौसेना का, और वहाँ पे कई सारे देशों के नौसेनाओं के जो प्रतिनिधि है, चाहे ऑफिसर्स हो चाहे सेलर्स हो, वो एक रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं। तो जब वो आते हैं तो उनको शो करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, हमारी नेवल जो प्रोग्रेस है, हमारी नेवल की जो संस्कृति है, वो सब दिखाने के लिए क्या है, एक मिलान विलेज की स्थापना कर रहे हैं। यानी सांस्कृतिक सामाजिक के अंदर जो विदेशी नौसेना के जो प्रतिनिधि भारत में आते हैं उनको हमारा लोक नृत्य, हस्तशिल्प, नेवी की जो प्रैक्टिसेज है, नेवी की जो स्मृति चिन्ह है, इन सबसे रूबरू करवाएंगे। तो याद रखेंगे मिलान विलेज क्या है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कोई पक्षी विलेज है कोई और उस तरह का। ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बना रही है भारतीय नौसेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखो परमाणु हथियारों में जो टॉप के कंट्री आपको पता सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है, उसके बाद अमेरिका, और लगभग 86% जो परमाणु हथियार है वो इन दोनों देशों के नियंत्रित करते हैं, यानी इन दोनों के कब्जे में कितने 86% परमाणु हथियार देश। अब थोड़ा सा इनका देख लेंगे, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, आपके एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। रूस 5000, नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट। अमेरिका नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट, याद रखना है चीन जो है नंबर 3rd पे है और भारत जो है नंबर 6 पे है 180। एक चीज याद रखनी है वो है इंडिया के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या अनुमानित वो 180 है। देखिए कोई भी आंकड़ा, कोई ऑफिशियल मतलब वाकई में ऐसा ही है ऐसा कुछ पता नहीं है, ये एक ऐसा डोमेन है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। हो सकता है यहाँ पे 180 की बजाय 1800 हो, यहाँ पे 5400 की जगह 10,000 हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ऑफिशियल आंकड़ा वो इस तरह से, और इंडिया इसमें आता है 6ठे नंबर पे, राइट। सबसे ज्यादा है रूस के पास। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए यहाँ एक एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। आपको पता है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के लिए एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ एक्सरसाइज वाला सेक्शन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस्ट एक लंबी सीमारे काम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, हमारा जैसलमेर, बीकानेर, इन सब में बहुत बड़ी रेंज है, तो मैक्सिमम एक्सरसाइज हमारे राजस्थान में होती है। तो इवेंट तो पूरे इंडिया का है, लेकिन वो राजस्थान करंट में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो हमारे यहाँ लोकल हो रहा है। तो एक एक्सरसाइज हो रही है खड़क शक्ति, याद रखेंगे आप कहाँ पे हुई है, बीकानेर। ये लोकेशन याद रखेंगे, डेट आई थिंक ना पूछे फिर भी हल्की से नजर आप रखेंगे। 23 फरवरी को महाजन एक फायरिंग रेंज है, कहाँ पे? बीकानेर में, और वहां पे हो रही है खड़क शक्ति एक्सरसाइज। उद्देश्य देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर कोई भी एक्सरसाइज, वेस्टर्न यानी पश्चिमी सीमा पे अगर कोई भी एक्सरसाइज होगी, उसका एक ही उद्देश्य है, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये दिखाना कि हमारी सैन्य ताकत क्या है और वो थोड़ा अपनी लिमिट में रहे, परेशान ना करे, ठीक है। और हमारा जो आपस में डिफेंस का कोऑर्डिनेशन है इसको परखना, ठीक है। और फायरिंग और वो सब कि एक काल्पनिक टारगेट बना के सामने, जैसे कि भाई ये 5 किलोमीटर पे आपका टारगेट, अब आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर जब हम अपनी एक्यूरेसी के साथ उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है, अगर कल को वार करना पड़े तो कोई समस्या नहीं। फिर एक वर्ड है हेप्टाथॉन, हेप्टाथलॉन, हेप्टाथलॉन याद रखेंगे, हेप्टाथलॉन पूछा जा सकता है। ये एक तरह का एक रनिंग मैराथन है जिसमें 7 ट्रैक फील्ड स्पर्धा, यानी 7 तरह की प्रतियोगिता एक साथ क्लब करके होती है। क्या क्या? 6 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप,
पोल वॉल्ट और 1000 मीटर दौड़, ये सारी 6 मिलके एक साथ, यानी अलग अलग तरह का इवेंट। मान लो 100 मीटर पहले दौड़े, फिर लॉन्ग जंप हो गया, फिर इस तरह का और इवेंट हो गया, कोई हर्डल वाला हो गया, फिर आगे जाके गोला फेंका, इस तरह के सारे इवेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हेप्टाथलॉन। क्यों चर्चा में है? भारत के एक तेजस्विनी शंकर, आप ये नाम याद रखेंगे, तेजस्विनी शंकर, इन्होंने चीन में एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तेजस्विनी शंकर का आप नाम याद रखेंगे। इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट यानी एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये राजस्थान के नहीं है, इंडिया के हैं, लेकिन ये इंडिया के स्पोर्ट्स में भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है, आप इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। आगे एक राजस्थान पर्यटन विभाग के कुछ आंकड़े हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं, तो अपन इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे टूरिस्ट में राजस्थान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हर इकोनॉमिक सर्वे में, हर बजट में इसके बारे में बात होती है कि भाई राजस्थान का जितना पोटेंशियल है उतने टूरिस्ट आते नहीं है, और जो आते भी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है कि हम उनको पूरी तरह सेटिस्फाई हो सके। और आने वाले नियर फ्यूचर में अगर टूरिस्ट बढ़ते हैं तो हमने किस तरह की तैयारियाँ कर रखी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखनी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, कौन सी लोकेशन जो है वो किसके लिए फेमस है, कौन सी जगह है। एक जनरल एक रफ आइडिया ले लेते हैं, आपके लिए काम आएगा। पहली चीज़, खाटू श्याम सीकर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, आपको पता है। ये लाख में 2,36,00,000 आए थे 24 में, और 25 में आ गए 2,58,00,000, यानी जो वृद्धि हुई है वो 9.3% की पिछले वर्ष से। उसके बाद पुंछरी का लोटा जो डीग है, इसमें 95 लाख आते हैं। पुष्कर अजमेर में 1,24,00,000 आए, यहाँ भी 1,32,00,000, यानी 6.2% की वृद्धि। यहाँ जो पर्यटक बढ़े हैं 95 लाख से सीधे 1,47,00,000 पुछरी के लोठे में, ये 54% की जो वृद्धि है, ये सर्वाधिक वृद्धि है। देखिए, भजनलाल जी शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, क्योंकि ये डीग भरतपुर में है, तो ये एकदम से चर्चा में आ गए थे पुंछरी के लोठा, और इसकी वजह से पर्यटकों का जो रुझान है हमारे राजस्थान से भी और राजस्थान के बाहर से भी, वो एकदम से बढ़ा। सांवरिया जी सेठ आपको पता है चित्तौड़ में है। उसके अलावा आप देखेंगे दरगाह शरीफ, ये जो है अजमेर में है, रामदेवरा जैसलमेर में, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपने पढ़ रखी है। केवला देवी मंदिर जो है वो करौली में है। सालासर बालाजी चूरू में है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। और अंतिम जो आपका सिवाड़ जो है वो सवाई माधोपुर में है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट उनकी जगह के साथ में है, ये इनके डाटा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पुंछरी के लोटे का जो 54% है ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सा मंदिर या कौन सी जो लोकेशन है वो किस जिले में है, किस जगह है। प्रमुख बिंदु जो है, पुंछरी का लोटा आपको पता है डीग में, और सर्वाधिक 54% की वृद्धि हुई है। खाटू श्याम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, शीर्ष पर है। और सिवाड़ में एक गिरावट हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा देख लेंगे कि 29% की वहां पे गिरावट हुई है। ठीक है, तो पर्यटन विभाग की साइट से ऑफिशियल ये डाटा है जो आपने देख लिया। ओके, चलिए फिर आगे आगे आप चलेंगे। तो हमने एक आर्टिकल इंक्लूड किया है। देखिए दोस्तों, इसरो जो हमारा है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, और काफ़ी सारे अचीवमेंट इसरो के नाम पे हैं। और ये जो आर्टिकल है द हिंदू में लिखा है, शशि थरूर जी ने, जो कि हमारे कांग्रेस से एमपी है केरला से, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा। उन्होंने कुछ बातें लिखी है कि इसरो ने किस तरह की उपलब्धियां रहेगी, लेकिन उनका विशेष जोर रहा है कि इसरो के हाल में 2-3 जो मिशन है वो फेल हुए हैं, और किस तरह बजट जो है उतना अलोकेट नहीं हो रहा जितना नासा या चाइना अपनी स्पेस एजेंसीज के लिए करता है। तो ये एक चिंता की बात है। और शशि थरूर जी इस आर्टिकल में ये बात बोलते हैं कि भाई आपको अच्छा बजट अलोकेट करना पड़ेगा, इसरो को एक ही आपकी फ्लेक्सी जो रणनीति है उसके तहत रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। साइबर डोमेन से लेके आपका अंतरिक्ष का जो डोमेन है उसमें अगर आप लीड रखते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। इस तरह की बात है। मैंने क्यों इंक्लूड किया, देखिए, अगर कोई ऐसे भी आता है आरएएस मेंस एग्जाम में, या फिर कोई हमारा इसरो से रिलेटेड या राष्ट्रीय अचीवमेंट से संबंधित कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हम सीधी बात ये करेंगे कि हाँ इसरो ने बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ये है वो है, इस तरह की बात करेंगे। उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक कि चंद्रयान को लेके क्या उपलब्धि थी, मंगलयान को लेके क्या उपलब्धि थी। चलो मान लिया आपने ये भी लिख दिया, लेकिन अगर कोई विश्लेषणात्मक अगर प्रश्न है तो आपको इसके साथ में ये भी लिखेगा कि किस तरह 2-3 मिशन अभी फेल हो गए हैं, इसरो को दोबारा सोचने की ज़रूरत है, दोबारा रीऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, दोबारा अपने मिशंस के बारे में, टेक्निकल जो ग्लिच है इनके बारे में सोचना पड़ेगा। साथ ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि किस तरह जो अलोकेशन है, जो बजट है,
वो किस तरह अमेरिका और चीन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये सारी बातें जब आप एक होलिस्टिकली किसी आंसर में इंक्लूड करते हो तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 नंबर मिले, और तभी आप ये रेस जीतेंगे। अदरवाइज जनरल बातें लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने इंक्लूड कर दिया सबसे पहले, एक सेकेंड इसमें ले लेते हैं अपन। हमने पहले गौरवशाली उपलब्धियां ऐड कर दी, जैसे कि मंगलयान पहले प्रयास में, ये अपने आप में ही दुनिया के लिए एक अचीवमेंट था। चंद्रयान जो है वो हमने साउदर्न जो उसका पॉइंट है, दक्षिणी जो ध्रुव है चंद्रमा का, वहां पे लैंड करवाया। देखो वहां पे लैंड करना अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक अंधेरा वाला सेक्टर है, उबड़ खाबड़ है, उस डोमेन उस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करवाना अपने आप में इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो हमने जब भी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखना है इसरो के बारे में या हमारे जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स है उनके बारे में, तो हम लिखेंगे कि मंगलयान को पहले बार में, और चंद्रयान 3 जो है उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हमने स्पेशली कहाँ पे करवाई, चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो ये हमारे अचीवमेंट हो गए। लेकिन हालिया विफलताएं, पीएसएलवी हमारा जो सबसे मेन व्हीकल है, यानी कि ये उपग्रह छोड़ने वाला एक प्रक्षेपात्र यंत्र है, यानी एक बेस है जिसपे रख के उपग्रह को छोड़ा जाता है। इसका एक नंबर है C61 और PSLV C62। ये दोनों के ही जो थर्ड चरण था, यानी इसका चरण होता है रॉकेट का भी, पहला चरण, दूसरा और तीसरा। तो इनके जो तीसरे चरण है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है, यानी ऑब्जर्वेशन और हमारे जो सामरिक उपग्रह उनको नुकसान हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय जिसके बारे में शशि थरूर जी इस आर्टिकल में बात करते हैं, और हमारे लिए काम की इंपॉर्टेंट बातें सीधी सीधी है एग्जाम में। जब भी हमें आरएस मेंस का कोई इस तरह का क्वेश्चन लिखना है तो हमारे लिए सीधा ये बजट में काम में आ जाएगा, ये सीधा काम में आ जाएगा। बजट की खाई, एलोकेशन की खाई के बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ $2 अरब वार्षिक, चीन 16 यानी हमसे 8 गुना ज्यादा, और अमेरिका 25 यानी हमसे 12 गुना ज्यादा। देखिए आप कितना बड़ा अंतर है। तो इस अंतर को पाटने की जरूरत है, इसरो को एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेलीमेडिसिन से लेके फार्मर्स के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हर चीज के लिए इसरो की जो इंपॉर्टेंस है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये सारी बातें हैं, तो हमें इसमें देखना होगा। राइट, चलिए आगे फिर हमने एक और आर्टिकल इंक्लूड किया है, वो सुप्रीम कोर्ट को लेके है। ठीक है, देखिए हमने बात करी, जिस तरह हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि भाई सब अपना अपना काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। कैसे करेगा? वो सरकार की जो नीतियां हैं उनको संविधान के हिसाब से, सरकार की जो जो अमेंडमेंट्स है, सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार जो बिल लेके आती है, उन बिल का ये परीक्षण करेगा कि क्या वो बिल संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी संवैधानिकता का परीक्षण करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह सरकार का काम है कि वो न्यायालय की पावर को किसी भी तरह से कमजोर करने का प्रयास ना करें। तो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर और शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से किया हुआ था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होता है। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट एक अति उत्साह में हस्तक्षेप हो जाता है, और कई बार वाकई में जब कार्यपालिका, सरकार किसी चीज पे ध्यान नहीं देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी जवाबदेही बनती है, उसको भी लगता है कि मैं सिटीजन को राहत पहुंचाऊं। तो इसी आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर राइटर आगे इसमें ये बोलते हैं कि भाई कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद भी कुछ राहत नहीं मिलती, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो जमीनी स्तर पे लागू ही नहीं होते। तो चलिए इस आर्टिकल को अपन देख लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए संसद और सर्वोच्च न्यायालय आपके सिलेबस में है सीधा आरएस मेंस के में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी तरह के कॉन्ट्राडिक्शन पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आपके पास इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। इस तरह की 4 बातें आपके पास कहने के लिए होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लूट और डकैती करार दिया है, और गृह मंत्रालय को बोला है कि आप एसओपी लागू कीजिए, यानी किस तरह आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ऑलरेडी इस पे बात कर रहा था। गृह मंत्रालय ये बोल रहा था कि आप किस तरह जो अलग अलग एजेंसीज है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, किस तरह ये जो समस्या है इनको ठीक कर सकते हो। तो गृह मंत्रालय ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था। 2021 से 23 तक 48 लाख शिकायतें पर सिर्फ 2 लाख एफआईआर हुई है, यानी शिकायतें 48 लाख आई, एफआईआर कितनी भी 2 लाख। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करी है। और आगे राइटर बोलते हैं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 54,000 करोड़ रुपए की ठगी आज दिन तक हो चुकी है। आप देखिए जब भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो, जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए कि आप बताइए इंडिया ने इतनी डिजिटल प्रगति कर ली है, या अब जब एआई के बारे में बात आए, तब आपको ये फैक्ट कोट करना चाहिए कि इन डिस्पाइट ऑफ दैट हमने मान लिया कि इंडिया ने बहुत अच्छी प्रगति करी है, बट आप देखिए किस तरह साइबर फ्रॉड से एक चुनौती बनता जा रहा है। और 54,000 करोड़ रुपए की डकैती और लूट की घटनाएं कब तक, आपका फरवरी 2025-26 तक रिपोर्ट की गई है। ठीक है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला 6 माह में सड़क सुरक्षा नियम बनाने के लिए, पैदल यात्री के लिए, हुटर की शक्ति के लिए
आगे राइटर ये बोलते हैं कि जो काम सरकार को स्वतः करना चाहिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यानी ये कितनी विचित्र बात है, कितनी मतलब ये बेकार बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आगे राइटर ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आना भी कोई गारंटी नहीं है। आप देखेंगे किस तरह दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बात करी है, बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, लेकिन एंड में क्या हुआ, दिल्ली में आज भी प्रदूषण की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। तो ये बोलते हैं कि ये जो है कार्यपालिका की विफलता है, यानी सरकार और मंत्रिमंडल जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उनकी विफलता है कि वो ये कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको जो काम करना चाहिए, जो एसओपी बनानी चाहिए, वो नहीं बना पा रहे हैं। आज थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज़्यादा थे तो हमने एक और आर्टिकल इंक्लूड कर दिया, जल्दी से पढ़ लेते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं देते हुए। और जिन लोगों को मान लो अभी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये आर्टिकल देखिए, ये निश्चित रूप से आपको हेल्प करेंगे, इनडायरेक्ट हेल्प करेंगे। आप 2x की स्पीड में या एक बार अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपको समझ आएगा। जब एक आर्टिकल पढ़ लेंगे हम, दूसरा फिर कभी कोई एनवायरनमेंट पे आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको बेसिक से चीज़ें समझ आने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे कि ग्रेट निकोबार में, यानी हमारा जो आइलैंड है, वहाँ पे एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है और उस एक्टिविटी में किस तरह एनवायरनमेंट की जो अनदेखी की जा रही है। अरावली वाला तो सारा मामला आपको पता है, किस तरह की समस्या अरावली में थी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि बंदरगाह पे पावर प्लांट, हवाई अड्डा और टाउनशिप का निर्माण हो रहा है, और एनजीटी ने बोला है कि ये चिंताजनक बात है, सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। और यहाँ क्या है, 20,668 कोरल कॉलोनियां। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली समुद्र में क्या होता है कि कोरल को एक जंगल की तरह होती है, एक घास होती है, समुद्र की घास जिसको बोला जाता है, और वो एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग में, इन सब में बहुत हेल्पफुल है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, समुद्री जनजीवन जो अंदर है समुद्री, उनके लिए खाने का काम करती है, एक खाद्य का काम करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे पूरे इकोसिस्टम की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस तरह की 20,668 कोरल कॉलोनियों को शिफ्ट करने की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, उसमें से 16,150 को स्थानांतरित करना, और सिर्फ 55 करोड़ रुपए दिए और बोला कि अगले 30 साल में शिफ्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार इनसेंसिटिव हो रही है, इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे बोलते हैं कि कानून जो है विरोधाभास है। एक तरफ आपने कोरल को सिक्योरिटी, एक्चुअली क्या होता है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण की दृष्टि से और जीव जंतुओं की दृष्टि से उनकी एक कैटेगरी होती है कि किस एनिमल को, किस जीव को हम कितनी सुरक्षा देंगे। तो जितनी सुरक्षा शेर और हाथी को, बाघ और हाथी को जितनी कानूनी संरक्षण प्राप्त है, उतना ही कोरल को है। लेकिन आप बात ये कर रहे हैं कि कोरल को बाहर ले जाके हम एस्टेब्लिश करेंगे कहीं और वहां पे उसका काम करेंगे, जबकि आपको कार्य करना चाहिए इन सीटू, यानी उसी लोकेशन पे कोरल को बचाने का जो कार्य है वो करना चाहिए। ठीक है, कोरल को आप नीले हरे जो शैवाल बोलते हैं वो होते हैं। आगे बोलते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खतरे हैं, और आप अगर इस तरह एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये खतरे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है, ये निश्चित तौर पे आपके लिए आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद।